आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग। यानी कि जैसे यह कोई हमारा स्रोत आवेश है और यहाँ पर हमारा कोई परीक्षण आवेश है Q0। इससे क्या है, हम दो बिंदु लिए हुए हमने A और B, ये दो बिंदु लिए हुए हैं। यहाँ पर विभव क्या है VA और यहाँ पर VB, मतलब इन्हें इन बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया कि यहाँ पर विभव का मान VA है, यहाँ पर VB है। अब आप देखते रहे हैं कि जो हमारा सूत्र था V=1/4πε0 Q/R। R ये यहाँ पर जो दूरी है, ये दूरी R है, ये क्या है, स्रोत से दूरी है। यानी कि R का मान बढ़ता जाएगा तो विभव का मान कम होता जाएगा, और जैसे अनंत दूरी पहुँचेगा तो विभव शून्य हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो विभव का मान अधिक है और VB यहाँ पर विभव का मान कम है। तो क्या है, VA इज़ ग्रेटर देन VB। या फिर दूसरी परिभाषा जो हमने विभव की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या था कि किसी आवेश को, जैसे हमारा परीक्षण आवेश Q है, ये अनंत पर उपस्थित है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर विभव होता है। तो अगर हम अनंत यहाँ पर जैसे मान लिया कि ये हमारा अनंत है, यहाँ से हम अपना परीक्षण आवेश ले जा रहे हैं बी तक, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है, और इसे अगर यहाँ तक लेकर आए VA तक तो हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो इससे भी यह हमें ज्ञात होता है कि VA इज़ ग्रेटर देन VB, यानी कि यहाँ पर विभव का मान अधिक है इस बिंदु से। तो अब देखिए, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं। पहले हम विभव क्या अनंत से लेकर आते थे, लेकिन ये दो बिंदु क्या है, पहले से ही विद्युत क्षेत्र में है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य करेंगे, वह कार्य क्या होगा, इस आवेश जो Q0 है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएगा, क्योंकि जितना पास आता जाएगा जो हम कार्य करते जाएंगे वो क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाएगा। और जैसे कि जब हम कोई स्प्रिंग को दाबते हैं तो हम कार्य करते हैं, और जो स्प्रिंग दबने के बाद जो उसमें ऊर्जा होती है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम इसे यहाँ पर लाएंगे तो कार्य करेंगे वह क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और कार्य क्या होता है, W=QV या Q∆V। तो ये जो कार्य है ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया है। अब जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो क्या है, वह अपनी जो स्थितिज ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा के रूप में बदल देता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इस आवेशित कण को यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र के बिंदु B पर उपस्थित है, यहाँ से यहाँ पर लाते हैं और अगर हम छोड़ देते हैं तो इतने बीच में जो हमने कार्य किया है, जो ऊर्जा हमने इसे प्रदान की है, वही ऊर्जा जो है किस में रूपांतरित आएगी, गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में, यानी कि जब हम इस आवेश को इन दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जो कार्य करते हैं, और इन दो बिंदुओं के बीच जो वह वेग प्राप्त करता है, उस वेग को प्राप्त करना है। ये नहीं कि हमने इसे छोड़ दिया और ये अनंत तक चला गया, ऐसा नहीं है। हमने इसे यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर लाए थे, यहाँ से छोड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक गति की है। इतने समय में इस बिंदु पर इसका वेग क्या होगा, इसके द्वारा प्राप्त वेग, इस ऊर्जा में इतने बीच में जो वेग निकलेगा वह वेग हमें याद करना है, उसका संबंध निकालना है। अब कार्य क्या है, W=Q∆V। और यदि कण का द्रव्यमान जैसे मान लिया m है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K=1/2 mv²। तो ये ऊर्जा क्या है, इस कार्य के बराबर है। तो इसका मान हम इसके मान के बराबर रख देंगे तो हमें क्या है, अपना वेग यहाँ से याद कर लेंगे। यही हमारा इस टॉपिक में हमें करना है। चलिए इसके लैंग्वेज पूरी पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चित्र बनाया हुआ है, ये हमारा मूल आवेश है, इसके कारण विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है। और हमारा परीक्षण आवेश जो है, एकांक आवेश है, वो क्या अनंत पर रखा हुआ है। और ये दो बिंदु हैं VA और VB। हम बता चुके हैं कि यहाँ पर विभव क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि ये मूल स्रोत के अधिक पास में है। कार्य के पदों में परिभाषा लेके चलते हैं तो क्या है, अनंत से अगर यहाँ पर किसी बिंदु को लाते हैं तो अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पर विभव का मान अधिक होगा। और यदि उसकी विभव की परिभाषा V
वी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर से लेकर चलते हैं तो क्या है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा हमारा वी का मान कम होता जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, इनके बीच में हम एकांक आवेश को बी से ए तक ले जाते हैं, उसके लिए कार्य जो करना पड़ता है तो ये क्या होता है, इन दोनों विभवों के अंतर के बराबर होगा। तो विभवांतरी परिभाषा क्या होती है, देखिए विभवांतरी परिभाषा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कैसे आवेश को, एकांक आवेश को विभव बी से विभव ए तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वहाँ पर क्या है, विभवांतर के बराबर होता है। वही परिभाषा लिखी हुई है। तो जैसे यहाँ पर जो हम विभवांतर निकलेगा तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि विभव ए का मान अधिक है, इसे हम वी बी माइनस वी ए नहीं करेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू जीरो। इन दो बिंदुओं यहाँ से क्यू जीरो आवेश को यहाँ तक ले जाना हमने कार्य किया है डब्लू, तो हमारा इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू जीरो। यहाँ पर जो वी ए माइनस वी बी है इसे हम विभवांतर को डेल्टा वी से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डेल्टा वी। अभी देखिए ये क्या है, इसकी शुद्ध परिभाषा थी। अब हम अपने व्यवहारिक रूप में आते हैं, जैसे कि अभी हम एकांक आवेश को लेकर चल रहे थे, अब हम आते हैं कि हम क्यू आवेश को लेकर डेल्टा वी विभवांतर में चलते हैं तो हमें डब्लू कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश वाले किसी कण को जिसका द्रव्यमान m है को दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच का विभवांतर डेल्टा वी है, जैसे वी ए माइनस वी बी को हमने डेल्टा वी लिखा है, तो ले जाने में जो हम कार्य करेंगे वो क्या होगा, डब्लू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब यहाँ पर हम एकांक आवेश नहीं लेके चले, अब हम व्यावहारिक रूप में चल रहे हैं। ये क्या थी, ये परिभाषा थी। इसकी परिभाषा में होता है कि एकांक आवेश को लेकर चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश को लेकर चले हैं, तो इसे यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, क्यू इक्वल टू डब्लू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो विद्युत क्षेत्र में अगर डेल्टा वी विभवांतर है, किसी आवेश को ले जाते हैं तो हमको क्या कार्य करना पड़ता है, डब्लू। अब ये क्या है, ये उसकी स्थिति जैसे इसे यहाँ पर लेके आए तो ये कार्य जो क्या है, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गया है। अब इसी कार्य से हमको इसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी और उसे हम बराबर रख देंगे तो क्या है, हमें अपना सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम आपने पढ़ चुके हैं। यदि दोनों प्रकार के आवेश कैसे हैं, समान आवेश हैं, तो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब जब ये प्रतिकर्षित करेंगे और हम इसे उस प्रतिकर्षण बल के विपरीत इस स्रोत के पास लाने का प्रयास करें तो क्या है, कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा नहीं, बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, तो इसकी स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। और यदि विपरीत प्रकार के आवेश हैं, यहाँ पर धन है यहाँ पर ऋण है, तो ये आवेश खुद अपने आप इसकी ओर खिंचा हुआ चल कर आ जाएगा, तो क्या है, इसकी ऊर्जा में कमी होगी, यानी कि कार्य हमें प्राप्त होगा। तो ये चीज़ किससे निकल के आती है, कूलाम के नियम से, कि यहाँ पर हमें कार्य करना पड़ रहा है या हमें कार्य प्राप्त हो रहा है। कब, जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो ये क्या अपने आप आकर्षित होंगे एक दूसरे की ओर और हमें कार्य प्राप्त होगा। अभी देखिए, यदि धन आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाता है तो कार्य बाह्यकर्ता द्वारा करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारा जो स्रोत आवेश है वो भी धन है और जो हमारा परीक्षण आवेश है वो भी धन आवेश है, यदि धन आवेश दूर रखा होगा तो दूर पर क्या होता है, विभव कम होता जाता है, और अगर दूर से हम उसे पास लाते जाते हैं यानी कि उच्च विभव वाले बिंदु पर लाते जाते हैं तो क्या कार्य बाह्यकर्ता द्वारा यानी कि हमारे द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य साधन द्वारा किया जाएगा, तो इसमें क्या कार्य करना पड़ता है। और यदि इसके विपरीत, यदि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाया जाए तो कार्य हमें प्राप्त हो। जैसे धन आवेश है और स्रोत भी हमारा धन आवेश का ही है, तो जितना स्रोत के पास में होगा तो उतना ही विभव कैसा होगा, उच्च होगा,
और जैसे ही विभव से दूर जाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर, जैसे ये हमारा स्रोत आवेश है, धन आवेश है, ये हमारा उच्च विभव है और यहाँ पर निम्न विभव है। यदि हम अपना परीक्षण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाते हैं तो क्या है, हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। ये किसके लिए बात कही जा रही है, धन आवेश के लिए, यानी कि समान प्रकार के आवेश हैं, तो हमें क्या है, कार्य करना पड़ेगा। और यदि इसके विपरीत यहाँ पर उच्च विभव होगा, यहाँ पर निम्न विभव होगा, अगर हमारा परीक्षण आवेश यहाँ पर उपस्थित है और ये धन आवेश जो हमारा स्रोत आवेश है, तो क्या है, ये अपने आप उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ये क्या है, धन आवेश। और यदि हमारा परीक्षण आवेश ऋण है और स्रोत धन है, तो ऋण आवेश क्या है, हमेशा अगर हम यहाँ पर ऋण आवेश रख दें तो अपने आप खिंच के ये धन आवेश की ओर चला जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऋण आवेश है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अपने आप गति करता है, यानी कि हमें कार्य प्राप्त होता है। और यदि उच्च विभव के पास रखा हुआ है तो अगर हम उसे निम्न विभव की ओर ले जाएं तो क्या है, कार्य हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में आकर्षण बल होगा और इन्हें हम दूर ले जाएंगे तो कार्य किसे हमें करना पड़ेगा, यानी बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो इस लाइन में यही समझाया गया है। अब देखिए, यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में प्राप्त गतिज ऊर्जा किए गए कार्य W के बराबर होगी। अब जो हमारा परीक्षण आवेश जो VB पर रखा हुआ था उसे हम VA पर लेकर आए हैं और यहाँ पर हमने स्वतंत्र रूप से इसे छोड़ दिया, कितने बीच में, इन दोनों के बीच में छोड़ दिया है। तो क्या है, जो जैसे हमने इस पर छोड़ा तो इनके बीच में क्या है, पहले से ही प्रतिकर्षण बल लग रहा था, उसके विरुद्ध हम यहाँ से लेकर आ रहे थे, VB से लेकर VA तक पहुँचे। तो जो हमने कार्य किया, जैसे हमने स्वतंत्र छोड़ दिया तो वह कण स्वतंत्र अवस्था में यहाँ से यहाँ तक उसने गति की, तो इतने बीच में क्या है, जो हमने कार्य किया है वही कार्य गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, यानी कि जो कार्य हमने इतने बीच में किया है वही गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। अभी देखिए, हमने कार्य किया है इतने बीच में, Q=W Q∆V, और उतने ही बीच में जो हमें यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ देंगे तो यह इतनी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। ये गतिज ऊर्जा इसमें रूपांतरित हो गई है। तो यदि कण द्वारा प्राप्त वेग v है तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, K=1/2 mv²। इन दोनों समीकरणों के मान आपस में बराबर रखने पर हमें क्या है, अपना जो सूत्र हमें वेग प्राप्त करना था वो हमें निकल के आता है, v=√2 Q∆V/m। यही कण द्वारा प्राप्त किया गया वेग है, कितने, उन दो विभवों के बीच, VA माइनस VB के बीच, इतने विभवांतर के बीच कण हमारा इतना वेग प्राप्त कर लेगा। अब अगर हम इस समीकरण को याद करते हैं तो थोड़ी हमें कठिनाई हो सकती है, तो हमें क्या, इसके सिद्धांत को याद करना चाहिए। जैसे कि ये हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv², ये क्या है, कार्य के बराबर है। तो हम अगर ये लाइन याद कर लें, क्योंकि ये हमें याद करनी नहीं पड़ती है, ये हमको पहले से याद होगी, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यानी जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं हम उनको विशेष कंडीशनों में एक दूसरे के बराबर रखते हैं, तो हमें उसके में जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम ये इसका सिद्धांत याद कर लें तो हम इसकी भाषा भी बनाकर लिख सकते हैं और ये सूत्र भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आप याद कर लें और इसके द्वारा ये हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका छोटा सा ही था, ये पूरा हो गया है।